अपने परिवार के हत्यारों को माफ करने के लिए क्या लगता है? आज हम आधुनिक इतिहास में असाधारण क्षमा की एक अद्भुत मिसाल देखेंगे। ग्राहम स्टेन्स और उनके परिवार की कहानी न्याय और बदले की हमारी बुनियादी मानवीय प्रवृत्तियों को चुनौती देती है ना? आपको पता है, दिलचस्प बात यह है कि 1960 के ऑस्ट्रेलिया में ग्राहम के पास वह सब था जिसका ज्यादातर लोग सपना देखते हैं, सुरक्षा, आराम, अवसर। लेकिन उसने यह सब देखा और कहा, मुझे कुछ ज्यादा जरूरी काम करना है। और यह असाधारण था, भारत जाकर कुष्ठ रोगियों संग काम करना, जब ज्यादातर पश्चिमी नक्शे पर भारत नहीं जानते थे। उनका तरीका अनूठा है। वह पश्चिमी समाधान लेकर नहीं आए, बल्कि कई स्थानीय भाषाएं सीखीं, संस्कृति में घुल मिल गए। रिकॉर्ड बताते हैं कि वह उड़िया और कई आदिवासी बोलियों में पारंगत थे। उस दौर में ऐसी सांस्कृतिक संवेदनशीलता दुर्लभ थी, है ना? ज्यादातर मिशनरी अपने एजेंडे से आते थे। बिल्कुल। और बात करते हैं कि वह क्या कर रहे थे। कुष्ठ रोगियों के साथ काम, जिन्हें भारतीय समाज में अछूत मानते थे। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अलग थलग बस्तियों में रहते थे, अपने परिवारों और समुदायों से पूरी तरह कटे हुए थे। उस समय के आंकड़े चौंकाने वाले थे। 1960 के दशक में भारत में 4 मिलियन से ज्यादा कुष्ठ रोगी थे, जिनमें से 10% से भी कम को इलाज मिल रहा था। ग्राहम का तरीका क्रांतिकारी था। वह सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करता था, बल्कि उन्हें छूता, उनके साथ खाता और उनके बीच रहता था। उस संस्कृति में यह बेहद चौंकाने वाला व्यवहार था। तो ग्लैडिस से मिलकर क्या हुआ? वो जरूर कोई खास बात रही होगी। खैर, हतोत्साहित होने के बजाय उसने उसके मिशन को पूरी तरह अपनाया। उन्होंने अपने बच्चों, फिलिप, टिमोथी और बेटी को उसी समुदाय में पाला। उनके बच्चों ने अपने माता पिता को इन बहिष्कृतों को परिवार मानते देखा। उसने बच्चों की सोच को बहुत गहराई दी होगी। पर यहीं से बातें बिगड़ती हैं। 90 के दशक के आखिर तक भारत के कुछ इलाकों में धार्मिक तनाव बढ़ने लगा था। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार ग्राहम को संभावित हिंसा की कई चेतावनियां मिली थीं। फिर भी वह रुका रहा। यह या तो अद्भुत साहस है या अद्भुत मूर्खता, आपके नजरिए पर निर्भर करता है। जनवरी 1999 में अकल्पनीय घटना घटी। ग्राहम और उनके 2 बेटे फिलिप 10 और टिमोथी 6 अपनी गाड़ी में सो रहे थे जब एक भीड़ ने हमला किया। उन्होंने तीनों के अंदर रहते हुए गाड़ी में आग लगा दी। उस समय की मीडिया कवरेज से पता चला कि पूरा देश सदमे में था। मिशनरी काम के विरोधी भी हमले की बर्बरता की निंदा की। लेकिन जिसने इस त्रासदी को दुनिया को हिला देने वाली चीज में बदल दिया, वह थी ग्लैडिस स्टेन्स की प्रतिक्रिया। जब पत्रकार न्याय या बदले की मांग की उम्मीद में जमा हुए, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने विश्व स्तर पर सुर्खियां बटोरी। मेरे पति बच्चों के हथियारों को मैं माफ करती हूँ। नफरत से नफरत ही बढ़ती है। ये शब्द आज भी भारतीय पाठ्य पुस्तकों में मिलते हैं। और उसने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि उसे जिया। वह भारत में ही रही, उनका काम जारी रखा, बेटी को वहीं पाला। उनके कुष्ठ अस्पताल में आज भी सालाना 2000 से ज्यादा मरीजों का इलाज होता है। यही इस कहानी की ताकत है। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये कर्म थे। इसका असर बहुत ज्यादा था। भारतीय मीडिया के अनुसार उनकी माफी ने दशकों के आंदोलन से ज्यादा धार्मिक भेदभाव को चुनौती दी। कट्टरपंथी समूहों को भी अपनी स्थिति पर फिर से विचार करना पड़ा। आपको पता है क्या दिलचस्प है? उनकी कहानी दुनिया भर में संघर्ष समाधान कार्यक्रमों में एक केस स्टडी बन गई है। और ये बात कम ही लोग जानते हैं कि मुख्य दोषी, जिसे मौत की सजा मिली थी, उसकी सजा उम्र कैद में बदल गई जब ग्लैडिस ने खुद दया की अपील की। उतनी माफी, यह लगभग समझ से परे है। मुझे क्या बात चौंकाती है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं मांगा, न सोशल मीडिया, न प्रचार अभियान। वे दशकों तक चुपचाप सेवा करते रहे। उनके सच्चे जीवन ने ही उनकी कहानी को इतनी शक्ति दी। और अंत में उनकी प्रेम और क्षमा की विरासत ही अविनाशी रही। आज भी इसके दूरगामी प्रभाव हैं। उनके स्थापित अस्पताल और स्कूलों से बढ़कर उनकी कहानी उन लोगों के लिए
एक मिसाल बन गई है जो क्षमा और सुलह के सवालों से जूझ रहे हैं। हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। और शायद हमें इसे यहीं छोड़ दें, उन सवालों को हवा में ही रहने दें। हम क्या करेंगे? हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि अंत में वही सवाल हैं जो सच में मायने रखते हैं।